Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 12th lecture of matter in our surroundings for class 9th. So we have covered effect of change of temperature. So हम लोगों ने इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में देखा था कि टेम्परेचर की चेंज करने पे कैसे कोई मैटर अपना स्टेट चेंज कर लेता है, फिजिकल स्टेट, ठीक है ना। लिक्विड से कैसे गैस में बदल जाता है हीट करने पे, या कूल करने पे गैस से कैसे लिक्विड में बदल जाता है, फिर लिक्विड को और कूल कर देने से कैसे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हम लोगों ने किस में कवर किया है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या चीज़ होती है। तो हमने देखा कि अगर टेम्परेचर को घटा दिया जाए और प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो किसी भी गैस का लिक्विफिकेशन हो सकता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत जो भी देख चुके हैं, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है उसी में, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में आगे हम लोग कवर कर रहे हैं। इवेपोरेशन एक फिनोमेनन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। व्हेन अ लिक्विड इज़ लेफ्ट एक्सपोज्ड इन एयर, जब भी किसी लिक्विड को अगर एयर में छोड़ दिया जाए, कोई भी लिक्विड हो, ओके, सो इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज ग्रेजुअली, इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है बच्चों, धीरे धीरे घट जाता है। अच्छा, दिस इज़ ड्यू टू द इवेपोरेशन। ये क्यों होता है ऐसा बच्चों, क्योंकि इवेपोरेशन होने लगता है उस लिक्विड का। अगर लिक्विड कोई भी हम लोग छोड़ दें खोल करके तो वो क्या हो जाएगा, एयर में वो इवेपोरेट होने लगेगा, है ना। जैसे आप एक बाल्टी पानी लीजिए, उसको आप रख दीजिए, तो कुछ दिन में देखेंगे वो पानी का लेवल कम हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस सम ऑफ द लिक्विड एट द सरफेस टर्न्स इनटू वेपर। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इवेपोरेशन में जो सरफेस के कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, वेपर्स में, या उसको हम गैस भी कह सकते हैं। एंड मिक्सेस विद द गैसेस इन द एयर, और एयर में जो गैसेस प्रेजेंट हैं उनके साथ मिक्स हो जाते हैं। जैसे वाटर को आप खुला रख दीजिए बाल्टी में, तो उसमें से जो सरफेस के उसके वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो कहाँ पर इवेपोरेट होकर चले जाएंगे, वो इवेपोरेट होकर के एयर के पार्टिकल्स के साथ या एयर के गैसेस के साथ मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे आप बाल्टी में खुले हुए बाल्टी में पानी रखा, अब उसमें से कौन सा मॉलिक्यूल निकलेगा, H2O। तो H2O जब इवेपोरेट हो जाता है तो वो गैसेस फॉर्म में आ जाता है। तो इन्वायरमेंट में, हमारे जो एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं एयर में, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये जितनी भी गैसेस होती हैं, इन्हीं सबों के मिक्सचर को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। अब उसी एयर में H2O भी मिल गया जा कर के, है ना। कुछ H2O पहले से प्रेजेंट होगा, लेकिन ये जो इवेपोरेट होकर गएगा वो भी मिक्स हो गया, ठीक है। 10 व्हेन अ लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर इट इज़ सेड टू इवेपोरेट। जब कोई लिक्विड कहाँ कन्वर्ट होकर के चला जाता है, गैस में, तो इसी को क्या बोलते हैं, इवेपोरेट हो गया, है ना। वी कैन नाउ डिफाइन इवेपोरेशन एज फॉलोज। अब हम लोग इवेपोरेशन देखते हैं क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या कहना चाह रहा बच्चों, कि जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हम वाटर को एग्जांपल ले रहे हैं, कई सब्सटेंस का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो वाटर का अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है तो उसको इवेपोरेट कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए, 100 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब स्टीम में वो 100 डिग्री में कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि एयर में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो अगर 25 डिग्री भी रूम का टेम्परेचर है या बाहर का टेम्परेचर है, 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी टेम्परेचर है, वो 100 डिग्री तो नहीं होता ना टेम्परेचर। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो भी होगा उसी पर वो क्या होने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है, ठीक है ना। और ये क्या है, मान लीजिए 30 डिग्री पे वो इवेपोरेट हो गया, वाटर रखा हुआ, जो बाल्टी का पानी रखा हुआ है वो इवेपोरेट हो गया, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हुआ ना, इसीलिए इसको इवेपोरेशन बोलते हैं, ओके। इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना माना जाता है बच्चों, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, दो इट इज़ फास्टर एज एट हायर टेम्परेचर। तो ये क्या होता है बच्चों, इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो फास्ट कब होगी, जैसे जैसे हम टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। मान लीजिए हमारे पास रूम टेम्परेचर 25 डिग्री था, हमने कहीं पे हल्का सा उसको हीट दी, है ना, उस जिस भी बकेट में हमने रखा हुआ है, जिस भी बाल्टी में हमने पानी को रखा हुआ है, उसको कहीं से हीट दी, इतना हीट दी कि वो 25 डिग्री से 50 डिग्री पे पहुँच गया, तो इवेपोरेशन थोड़ा ज़्यादा होने लगेगा, है ना। मतलब और वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा उड़ेंगे थोड़ा, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड इतना नहीं उड़ेंगे, है ना। उसमें क्या होगा, इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन जब भी जो है
हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पे कोई मेरा वाटर का पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल इवेपोरेट हो रहा है तो उसी प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं, है ना। 100 डिग्री से पे जो होता है वो चीज़ तो अलग हो गया, लेकिन 100 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ अगर मतलब वाटर, कोई भी चीज़ का यहाँ मतलब वाटर है, वाटर अगर इवेपोरेट हो रहा है तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। लेकिन जैसे ही मान लीजिए रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पे वो कम वेपराइज होगा, ठीक है ना वाटर, लेकिन अगर उसका 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपराइजेशन बढ़ने लगता है। Whatever be the temperature at which evaporation takes place, the latent heat of vaporization must be supplied whenever a liquid changes into vapor. अब ये क्या कह रहा है कि whatever be the temperature at which, किसी भी टेम्परेचर पे evaporation takes place, किसी भी टेम्परेचर पे evaporation हो रहा हो, हम वाटर की बात ही करेंगे ताकि उससे आप लोगों को समझ में आ जाए। वाटर का किसी भी टेम्परेचर पे आप इवेपोरेशन हो रहा हो, रूम टेम्परेचर पे ही अगर आपका इवेपोरेशन हो रहा हो, ठीक है ना, या 50 डिग्री पे हो रहा हो या 70 डिग्री पे हो रहा हो, किसी भी टेम्परेचर पे अगर इवेपोरेशन होता है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मस्ट बी सप्लाइड व्हेनेवर अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस वेपर। जब भी एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, चाहे वो किसी भी टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट हो रहा हो, उसको क्या देनी पड़ेगी, लेटेंट हीट देनी पड़ेगी, ताकि उसके लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास इंटर जो न्यूक्लियर या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं उसको ओवरकम किया जा सके, इसीलिए हम लोग को लेटेंट हीट देना पड़ता है। द वेट क्लोथ्स ड्राई ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन देम। अब गीला कपड़ा जो होता है बच्चों सूख क्यों जाता है, क्योंकि उसमें से जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट होने लगता है ना। एंड रेन वाटर puddles आल्सो ड्राई अब बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर। और रेन वाटर जो होता है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, ड्राई, सूख जाता है ना। मतलब फील्ड में अगर आप देखेंगे या कहीं भी मान लीजिए कीचड़ उचड़ है तो वो क्या है बच्चों, धीरे धीरे इवेपोरेट होकर के वो भी सूख जाएगा। कॉमन साल्ट इज़ आल्सो रिकवर्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जो हमको नमक मिलता है ना, कॉमन सॉल्ट, उसको भी हम लोग वेपराइजेशन की ही प्रोसेस के गुजार करके पाते हैं, है ना। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अच्छा, नमक कैसे मिलता होगा बच्चों, हम जानते हैं समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। अब हम लोग उसके किनारे किनारे क्या बना देते हैं, ऐसी थोड़ी सी छोटी छोटी बाउंड्री बना देते हैं मिट्टी का ही, है ना, जैसे क्यारी बोलते हैं इसको, है ना। अब इस क्यारी में पानी आकर के इकट्ठा होगा, अब धीरे धीरे ये सूखेगा तो वाटर तो इवेपोरेट हो गया, लेकिन क्या बच गया, जो पानी नमकीन था किसकी वजह से था, नमक की वजह से था ना, तो वो नमक जो है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा सारी क्यारी में, है ना। उसी को हम लोग फिर उठा करके अपना उसका फिर जो भी सफाई वफाई करनी है और उसको हम लोग खाने के यूज में ले लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब ये कोई कंपनी करती है, ये हम नहीं डायरेक्ट करते हैं, इसके लिए कुछ अपना प्रोजेक्ट बैठाना पड़ता है, ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अब इस तरीके से इवेपोरेशन को क्या किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। सम पार्टिकल्स इन लिक्विड ऑलवेज हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन द अदर्स। कुछ पार्टिकल्स लिक्विड के होते हैं जिसके पास हमेशा क्या होती है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है दूसरों के मुकाबले। सो इवन व्हेन अ लिक्विड इज़ वेल बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, सम ऑफ इट्स पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। क्या कहना चाह रहा बच्चों कि कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं ना, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पार्टिकल्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो जब भी मान लीजिए उसको एक्सपोज किए, खोल करके रख दिए, है ना, खुले हुए जगह पे, तो वो क्या करने लगेगा, अपने लिक्विड फॉर्म में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करके इवेपोरेट होने लगेगा, ठीक है ना बच्चों। यही कह रहा है ये, सरफेस के जो उसके पार्टिकल होंगे, लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल क्या करेंगे, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। 11th में इसको एक्टिव मास नाम से आप जानेंगे, ठीक है ना। तो जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्यों इवेपोरेट कर जाते हैं उसको मैं अलग से यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखो बच्चों, ये हमारा हो गया एक कंटेनर, मान लीजिए हमने बाल्टी ले ली या कुछ भी ले लिया, तो यहाँ पे कुछ लिक्विड होगा, है ना, इसको ऐसे कर लीजिए, लिक्विड होगा, लिक्विड में ये सरफेस है मान लीजिए, तो सरफेस के कुछ मॉलिक्यूल होंगे ना यहाँ पे, या कुछ जो भी होंगे एटम होंगे उसके या मॉलिक्यूल होंगे, तो ये सारा वाटर है मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पार्टिकल है अंदर साइड, सारे तरफ यहाँ पे क्या होगा, वाटर के ही पार्टिकल होंगे अगर वाटर है लिक्विड फॉर्म में। तो ये वाला जो आप वाटर का पार्टिकल देख रहे हैं उसको चारों तरफ से अदर वाटर के पार्टिकल ने क्या किया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांधे रखा है, इसको भी बांधे रखा है, सबको, मतलब अंदर वाले सबको बांधे रखा है। लेकिन जो सरफेस पे है ना बच्चों, उस पर जो है चारों तरफ से फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ नीचे से फोर्स लग रहा है ना। यानी कि इसके पास क्या है,
अगर इसके पास थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होगी तो ये क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा, है ना बच्चों। तो सरफेस के पार्टिकल क्या हो सकते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं आसानी से, ठीक है ना। अंदर के पार्टिकल नहीं होंगे, सरफेस के पार्टिकल्स के पास यहाँ पे इसको ब्रेक होने के लिए लेस फोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब वो चाहिए, लेस एनर्जी चाहिए, है ना, ताकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए वीक हो जाए और ये इवेपोरेट हो जाए, ठीक है ना बच्चों। तो हमेशा सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं। अच्छा, इसको ऐसे समझ लीजिए, देखिए बाल्टी का पानी है, आपने इसको रखा, मान लीजिए ये 10 दिन तक में थोड़ा बहुत सूखा, है ना, 10 दिन में सूखा, इसी को आप फर्श पे गिरा दीजिए। फर्श पे गिराएंगे तो ये क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा, और क्या होगा बच्चों, आप देखेंगे कि 1 ही घंटे या 2 घंटे में ये क्या हुआ, पूरा का पूरा इवेपोरेट हो गया। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया कम था, इतना ही था, लेकिन जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ गया क्या हो गया, इवेपोरेशन ज़्यादा होने लगा, ठीक है ना बच्चों। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है इवेपोरेशन ज़्यादा होने लगता है। तो यहाँ पे सरफेस पे कम मॉलिक्यूल थे, इसलिए कम वेपराइजेशन हो रहा था। जब उसको आपने वाटर को आपने ज़मीन पे गिरा दिया या फर्श पे गिरा दिया तो वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया ना, तो उसके जो एक्टिव मास हैं, जो उसके सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, बढ़ गए, अब वो ज़्यादा इवेपोरेट होने लगा, इसीलिए वो जल्दी सूख जाता है। तो आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि बाल्टी का रखा पानी कई दिन में सूखता है, और उसी को अगर हमने फर्श पे गिरा दिया तो वो 1 या 2 घंटे में ही पूरा का पूरा सूख जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जो इवेपोरेशन है वो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चीज़ होती है। चलिए, दस द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर कॉन्स्टेंटली एस्केपिंग फ्रॉम द लिक्विड टू फॉर्म वेपर। तो जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी लिक्विड के, वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, एस्केप करते हैं, कहाँ से, लिक्विड से, क्या बनने में, वेपर बनने में, ठीक है बच्चों। वो तो मैंने जो आपको फिनोमेनन बताया है, बाल्टी में रखा पानी देरी में सूखता है और फर्श पे गिरा दिया तो जल्दी सूख जाता है, तो वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। जो मैं बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ इस पर आप लोगों का ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। वो सब आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। जो भी चीज़ मैं अलग से बताता हूँ उसको आप बहुत ध्यान से देखा करिए बच्चों। अब हम लोगों ने वेपराइजेशन समझ लिया। पहले क्या देखा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, फिर देखा क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, फिर क्या देख रहे हैं हम लोग, इवेपोरेशन के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। देखिए, एक तरीके से इवेपोरेशन जो होता है उसमें प्रेशर का ही खेल होता है, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्टली बोलूँ या इनडायरेक्टली बोलूँ, तो आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि जो ये इवेपोरेशन हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं प्रेशर से इसका रिलेशन है, ठीक है ना। आगे इस चीज़ को आप लोग अच्छे से जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे 11th में तो आप लोगों को ये समझ में आएगा। मैं ज़्यादा बहुत आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता इस लेवल पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, द इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो इवेपोरेशन को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देखिए कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। अभी इससे भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे इवेपोरेशन को। टेम्परेचर भी इफेक्ट करेगा, सरफेस एरिया भी इफेक्ट करेगा, ह्यूमिडिटी भी इफेक्ट करेगा और विंड स्पीड भी इफेक्ट करेगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होने लगेगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होने लगेगा, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो देखेंगे क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो देखेंगे क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। विंड स्पीड वैसे भी आप जानते हैं बच्चों, हवा में ज़्यादा आप रख दीजिए किसी को जल्दी वेपराइजेशन होने लगता है। ह्यूमिडिटी का आपको केस समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें तो आप समझ रहे होंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होने लगता है, सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन ज़्यादा होने लगता है, विंड स्पीड बढ़ने से इवेपोरेशन ज़्यादा होने लगता है। लेकिन ह्यूमिडिटी का केस थोड़ा सा किसी बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, तो मैं सारा का सारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन समझा दे रहा हूँ 1 बाय 1 करके। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा इवेपोरेशन पे देख लेते हैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजिंग और इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पे इवेपोरेशन बढ़ जाता है। इन अदर वर्ड्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज ऑन हीटिंग, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होगी। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज इंक्रीज्ड बाय हीटिंग इट मोर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। दिस इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है ना, हीट करने से किसी भी सब्सटेंस को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। मान लीजिए हमने लिक्विड लिया था, उसको हीट किया तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो वो अपने मेल्टिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट से, सॉरी लिक्विड के लिए मेल्टिंग पॉइंट कहाँ यूज कर सकते हैं, मेल्ट तो ऑलरेडी है, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही वो इवेपोरेट होने लगता है। लेकिन टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री है तो कम इवेपोरेट होगा, 30 डिग्री है तो ज़्यादा होगा, 50 डिग्री है तो ज़्यादा होगा और ज़्यादा होगा, 70 डिग्री है तो और ज़्यादा होगा, लेकिन है तो 100 से कम ना,
ओके बच्चों, तो इस चीज़ को आप लोग समझ रहे होंगे, पहले ही बता दिया। दस द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड बाई हीटिंग इट। तो किसी भी लिक्विड का जो इवेपोरेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन की पर सेकंड या पर यूनिट टाइम में कितना इवेपोरेट हुआ, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे? टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके या हीट करके, ठीक है ना। हीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड बिकम्स मैक्सिमम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है कब? जब इसकी बॉइलिंग पॉइंट आ जाती है। तो वाटर 30 डिग्री 50 डिग्री पे जितना होगा इवेपोरेशन, तो 100 डिग्री पे सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों। अब सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, चलिए, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो पहला टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा था बच्चों? रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जा रहा था, मतलब जल्दी जल्दी इवेपोरेट होने लग रहा था। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो और भी बढ़ जाएगा, मतलब अगर उसका हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो। सो इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड एक्सपोज टू द एयर, है ना, इज़ इंक्रीज्ड, जो भी हमने खोल करके रखा है, मतलब ये प्रोसेस तो मैंने अभी समझा ही दिया है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी चलिए बता देते हैं। तो सरफेस एरिया किसी लिक्विड का, अगर जो खुले हुए लिक्विड है, जैसे बाल्टी में पानी लिया है और उसको कहाँ रख दें हम लोग? एयर में रख दें, मतलब खुले वातावरण में रख दें, ठीक है ना। तो अगर उसका हमने सरफेस एरिया बढ़ा दें, सरफेस एरिया कैसे बढ़ाएंगे? मान लीजिए हमने बाल्टी में लिया था तो उसको टब में ले लें, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। टब में लिया था तो किसी और बड़े चीज़ में ले लें जिसका एरिया ज़्यादा हो, ठीक है ना। वॉल्यूम से नहीं मतलब है, वॉल्यूम बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। अगर हम क्या बढ़ा रहे हैं? एरिया बढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, जो ऊपर का एरिया होता है वो बढ़ा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, इफ द सेम लिक्विड से वाटर इज केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड इन अ चाइना डिश, देन द, अब ये टेस्ट ट्यूब क्या होता है, चाइना डिश क्या होता है बच्चों? ये लैब में आप लोगों को मिलेगा। टेस्ट ट्यूब में हम लोग कोई भी रिएक्शंस कराते हैं, चाइना डिश एक इक्विपमेंट का ही नाम है, ये लैब में आप लोग को दिख जाएगा। तो चाइना डिश थोड़ा सा ऐसे होता है, गोल सा, है ना, तो उसमें ज़्यादा एरिया होता है, और टेस्ट ट्यूब में एक पतली सी नली होती है ना, तो उसमें कम एरिया होता है, सरफेस का ऊपर का एरिया, है ना। देन द लिक्विड केप्ट इन द चाइना डिश विल इवेपोरेट मोर रैपिडली। तो जो चाइना डिश में जो लिक्विड रखा रहेगा या वाटर रखा होगा वो ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेट होगा, है ना। मान लीजिए अगर टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ वाटर 10 दिन में अगर इवेपोरेट होता है पूरा का पूरा, तो जो चाइना डिश में रखे हैं वो 5 ही दिन में, 4 ही दिन में हो जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज मोर ऑफ इट्स सरफेस एरिया इज एक्सपोज टू एयर। तो चाइना डिश में क्या हुआ था बच्चों? उसमें जो उसका सरफेस एरिया था वो ज़्यादा था, है ना, एयर के कॉन्टेक्ट में। इन आवर डेली लाइफ वी स्प्रेड आउट द वॉश्ड वेट क्लोथ्स वाइल ड्राइंग टू इंक्रीज देयर सरफेस एरिया फॉर द रैपिड इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन देम। सिंपली ये क्या कह रहा है बच्चों? हम लोग अपने जो कपड़े हैं उसको सुखाने के लिए क्या करते हैं? उसका एरिया बढ़ा करके देखेंगे रखते हैं ना। आप कभी भी लपेट करके या उसको श्रिंक करके नहीं रखते हैं, आप उसको क्या करते हैं? पूरा का पूरा उसको ओपन करके सरफेस एरिया बढ़ा करके ऐसे टांगते हैं, है ना। चलिए, आफ्टर रेन द वेट रोड्स, ये समझ गए ना आप बच्चों? चलिए ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो क्या कह रहा है? आफ्टर रेन द वेट रोड्स लीड्स टू क्विकर ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स। अच्छा बच्चों, ये क्या कह रहा है? सॉरी, ये लाइन अलग होगी। आफ्टर रेन द वेट रोड्स ड्राई क्विकली बिकॉज द रेन वाटर इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ रोड। तो रेन वाटर जल्दी स्प्रेड क्यों हो जाता है जो रोड पर प्रेजेंट है? क्योंकि उसके पास एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ये सिंपल सी बातें हैं, ये चीज़ें हमने समझा दी है। दिस गिव्स द पार्टिकल्स ऑफ वाटर अ ग्रेटर चांस ऑफ escaping फ्रॉम द लिक्विड। तो सरफेस एरिया बढ़ जाने से जो सरफेस एरिया पे प्रेजेंट है वाटर के पार्टिकल्स या जो है मॉलिक्यूल, उसके पास स्केपिंग के लिए चांसेस बढ़ गए, है ना, क्योंकि ज़्यादा एरिया है तो ज़्यादा चांस है उसके पास इवेपोरेट होने का। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, इसलिए आप लोग इसकी रीडिंग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। मैं चाहता तो इसको स्किप कर देता, छोड़ देता, पता भी नहीं है, आप लोग इसको समझ चुके हैं कि सरफेस एरिया बढ़ाने से कैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। वो मैंने यहाँ पे अभी जब आपको समझाया था कि एक बाल्टी में रखा हुआ पानी काफ़ी दिन में इवेपोरेट होता है, और अगर उसको हमने फर्श पे गिरा दिया तो 1-2 घंटे में ही इवेपोरेट हो जाता है पूरा। तो ये क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे मॉलिक्यूल कम थे, यहाँ पे सरफेस पे मॉलिक्यूल बढ़ गए,
ठीक है ना। और जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है, सरफेस बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता है, ठीक है ना बच्चों। तो वही उसी चीज़ को इसने घुमा फिरा कर इतने से लिख दिया है। अब इसको आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप लोग को आ जाएगा समझ। चलिए, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, द अमाउंट, इसको सही समझिएगा बच्चों। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाई अ टर्म कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो जो अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट है एयर में, उसको हम लोग किससे मतलब दिखाते हैं या शो करते हैं, ह्यूमिडिटी से। आज ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है वो एयर में बढ़ गए हैं। आज ह्यूमिडिटी कम है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में कम है। व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज स्मॉल, जब कम मात्रा में रहेगा, द एयर अपीयर्स टू बी ड्राई, तो जो एयर होगी वो शुष्क होगी, मतलब सूखी हुई होगी, ड्राई होगी, ठीक है ना। अगर कम मात्रा में वाटर प्रेजेंट है तो आप सभी लोग जान रहे हैं ड्राई होगा एयर। एंड वी से दैट द ह्यूमिडिटी इज लो। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर इज लार्ज, जब वाटर वेपर्स एयर में ज़्यादा होंगे, द एयर अपीयर्स टू बी डैम्प, तो एयर क्या होगा, डैम्प मतलब अपीयर होगा। एंड वी से दैट ह्यूमिडिटी इज़ हाई, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है एयर में। अगर वाटर वेपर्स की मात्रा अगर ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। सो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर टेल्स अस द डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर। तो ह्यूमिडिटी सिंपली क्या बताती है कि एयर मतलब एयर में जो डैम्पनेस है किसकी, वाटर वेपर की, वो कितनी है। तो डिग्री ऑफ डैम्पनेस बताती है एयर में वाटर वेपर्स की क्या, ह्यूमिडिटी। ओके बच्चों, कितनी मात्रा में वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, यही चीज़ ह्यूमिडिटी बताती है। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ लो, जब ह्यूमिडिटी लो होगी, देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ हाई, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, हाई होगी। अब मान लीजिए एयर में वाटर के पार्टिकल्स कम है, तो उसके पास जो मान लीजिए कोई भी चीज़ इवेपोरेट होने वाली है तो उसके पास चांस क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि उसके पास जगह ज़्यादा है। अगर पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल एयर में ज़्यादा होंगे तो कहाँ से उसके पास जगह होगी कि वो इवेपोरेट होकर के जा सके, जाएगा लेकिन कम जाएगा। तो जब ह्यूमिडिटी लो होती है तो मतलब वाटर वेपर कम है, इसका मतलब इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, है ना बच्चों। देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ हाई एंड व्हेन इवेपोरेशन इवेपोरेट्स एंड वाटर इवेपोरेट्स मोर रैपिडली कहिए, एक ही बात है। तो वाटर क्या होता है, ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेट होता है। कब बच्चों, जब ह्यूमिडिटी कम होती है। ह्यूमिडिटी कम कब होती है, जब एयर में वाटर जो मॉलिक्यूल हैं या वाटर वेपर है वो कम है, ठीक है ना। जब वाटर वेपर कम होंगे तो क्या होगा बच्चों, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। एयर में वाटर वेपर कम होने से क्लोथ्स का जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होने लगेगा। क्लोथ अगर वेट है तो ज़्यादा जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, सूख जाएगा जल्दी से। अंडर दीज कंडीशन स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी इवेपोरेट्स रैपिडली एंड वी फील कूल एंड कंफर्टेबल। तो इस कंडीशन में मान लीजिए ह्यूमिडिटी कम है तो हमारे जो पसीने हैं, स्वेट्स हैं, वो भी क्या होंगे, जल्दी जल्दी इवेपोरेट होंगे, तो हमको क्या है, उतना गर्म नहीं लगेगा। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये स्वेटिंग जो होती है ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। तो बच्चों ये जान लीजिए, शरीर में अंदर कॉन्स्टेंटली हमारी हीट प्रोड्यूस होती रहती है ना, तो अगर वो सारी हीट ट्रैप हो जाए, ठीक है ना, उसका कोई साधन ना हो निकलने का, कोई रिसोर्स ना हो, तो आपके जो है शरीर का टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होती है, स्वेटिंग होती है। गर्मी में टेम्परेचर बढ़ता है ना, एक तो हमारे अंदर से टेम्परेचर आ रहा, ऊपर से टेम्परेचर हमको बाहर से भी मिल रहा है। तो स्वेटिंग अगर नहीं होगी तो हमारे अंदर का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा, और वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी हानिकारक हो जाएगा। इसलिए स्वेटिंग क्या होता है, एक अच्छी चीज़ है, ठीक है ना बच्चों। और भी कई चीज़ों में ये अच्छा होता है, ठीक है ना, जैसे शुगर वगैरह के जो पेशेंट होते हैं वो उस पर भी ये डिपेंड करता है कि भाई इनको स्वेटिंग जो है उतनी अच्छे से नहीं होती थी। स्वेटिंग वगैरह जिसको ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा परिश्रमिक होता है, उसको क्या होता है बच्चों, शुगर वगैरह की बीमारी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन आजकल आम हो गई है, ज़्यादातर लोगों को हो जा रही है। फिर भी आप लोग अगर रनिंग करेंगे, दौड़ेंगे, जिम करेंगे या इस तरीके का कुछ करेंगे वर्कआउट, तो आप लोगों को इस सब बीमारियों से बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग समझ गए कि हमारा जो स्वेट है वो जल्दी क्यों सूख जाता है, जब ह्यूमिडिटी कम होती है। जब एयर में वाटर वेपर कम प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा बच्चों, हमारा बॉडी जो है, जो स्वेट निकला है उससे, उसका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और हम लोगों को कैसा लगेगा, थोड़ा सा ठंडा फील होगा, थोड़ा सा कंफर्ट आएगा हमारे अंदर, ठीक है ना। नहीं तो गर्मी से हम लोग परेशान हो जाएंगे। द वेट क्लोथ ड्राई क्विकली अंडर द कंडीशन ऑफ लो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ये बता चुके हैं हम कि अगर ह्यूमिडिटी कम है तो जो वेट क्लोथ्स होते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं, वो जल्दी सूख जाते हैं। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ हाई देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ लो। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तब क्या होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो हैं एयर में बढ़ जाए
तो क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है ना। मतलब हमारी बॉडी से, जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कि आज बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत उमस हो रही है, ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके वाटर वेपर जो है एयर में ज़्यादा प्रेजेंट है, और आपकी बॉडी जो है, जो स्वेट है, उसमें भी तो वाटर वेपर होंगे, वाटर होगा, लिक्विड होगा ना कुछ, उसको भी तो इवेपोरेट होना है, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं होगा, तो वही क्या है बच्चों, लो इवेपोरेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, होता क्या है बच्चों, देखिए एक्चुअल में आप लोग कभी भी देखे होंगे कि जब भी बादल छाते हैं, है ना, टोटली एकदम क्लाउड, बारिश वाला मौसम हो जाता है, तो थोड़ा सा गर्मी फील होती है। ऐसा आप लोगों ने सोचा है क्यों होता है? आप लोगों को गर्म महसूस होता है, तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? अर्थ हमारी जो होती है ना, कॉन्स्टेंटली हीट रेडिएट करती है ना, लगातार हीट को रेडिएट करती है, निकालती है, उत्सर्जित करती है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हीट क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे मतलब स्पेस में चला जाता है। लेकिन क्लाउड अगर आ गया तो इसका मतलब अर्थ तो हीट निकाल रही है, लेकिन वो क्लाउड जो है उसको सराउंडिंग में मतलब अपने घेर लेता है। अब वहाँ से हीट मतलब स्पेस में नहीं जा पा रही है। इसका मतलब हमको क्या है कि जो टेम्परेचर अर्थ से आ रहा है वो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है बच्चों। वो रेडिएशन जो है, जो अर्थ हमेशा इमिट कर रहा है, तो वो आसपास का टेम्परेचर बढ़ा देगा, ठीक है बच्चों। ये बात आप लोग को समझ में आ रही है? इसी तरीके से वाटर वेपर अगर एयर में ज़्यादा प्रेजेंट है तो उस हीट को ट्रांसफ़र होने की जगह नहीं मिल पाती है कि वो जल्दी से एमिट होकर के ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है ना बच्चों। या आप ये समझें कि जो अर्थ से हीट निकल रही है वो एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो गर्म हो जाएंगे। अब गर्म हो जाएंगे तो वही हीट हमको क्या लगेगी, उमस लगने लगेगी, ठीक है बच्चों। बहुत डीप समझा दिए हैं। अगर इतना नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, जितना पढ़ रहे हो उतना अगर समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना बच्चों। When the humidity of air is high, जब ह्यूमिडिटी एयर की हाई होती है, देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ लो। रेट ऑफ इवेपोरेशन लो क्यों हो जाएगा? देखिए बच्चों, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो हमारी बॉडी से क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में स्वेटिंग जो होती है, स्वेट जो होता है वो सूखेगा नहीं, इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या हम कपड़े को डाल दें, गीले कपड़े को डाल दें सूखने के लिए, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो जल्दी नहीं सूखेगा, सूखेगा लेकिन देर में सूखेगा, ठीक है ना। आप देखिए, साइंस इज़ द गेम ऑफ इमेजिनेशन। आप जितना इमेजिन कर पाएंगे उतना चीज़ों को आप रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो मैं जितनी बात बोल रहा हूँ उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए। एंड वाटर इवेपोरेट्स वेरी स्लोली। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा और वाटर बहुत धीरे धीरे इवेपोरेट होगा, ठीक है ना। इन द लेटर पार्ट ऑफ समर, तो समर के लेटर पार्ट में द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज, ठीक है ना। तो ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। पीपल स्वेट अ लॉट इन सच वेदर। इस तरीके के मौसम में पीपल क्या होते हैं, बहुत पसीना होता है, ठीक है ना। बट द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट रैपिडली या रेडली ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से हमारे जो स्वेट्स हैं वो आसानी से सूखते नहीं हैं। यही चीज़ कह रहा है। सच वेदर बिकम्स मगी या डैम एंड वी फील हॉट एंड अनकम्फर्टेबल। दिस टाइप ऑफ वेदर इज एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग क्लाउडी डेज इन द रेनी सीजन। देखो बच्चों, मैंने बताया ना कि ये रेनी सीजन में जो क्लाउडी हो जाता है डेज, उस दौरान हमको जो स्वेटिंग है वो ज़्यादा होने लगती है। क्यों ज़्यादा होने लगती है, तो पूरी बात मैंने समझा दी थी। बस इसका मतलब सिंपली आपको 9th स्टैंडर्ड में इतना समझना है कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाने से इवेपोरेशन कम हो जाता है, इसलिए हमारी बॉडी का स्वेट जो है वो जल्दी से इवेपोरेट नहीं होता है। इतना आप 9th लेवल पे समझ गए तो बहुत है, लेकिन बाकी जो मैंने बात समझा दी वो समझ गए तो आप ब्रिलियंट हैं। एंड इन एरियाज क्लोज टू द सी, जो समुद्र के किनारे जो एरियाज़ होते हैं, जिसको कोस्टल एरियाज बोला जाता है, द वेट क्लोज टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ड्राई व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ हाई। अब बच्चों, समुद्र के आसपास वाटर का इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। अब वहाँ पे हम कोई कपड़ा रखेंगे सूखने के लिए तो वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो है हमेशा क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी वहाँ पे कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा होती है, ठीक है बच्चों। इतनी बातें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग क्या देखेंगे, विंड स्पीड। अच्छा, आप लोग ब्रीजिंग सिस्टम तो जानते ही होंगे। एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता देता हूँ, ब्रीज क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये। आप लोग शायद एर्थ में पढ़े होंगे या 7th में पढ़े होंगे। चलिए, ब्रीज होता है एक लैंड ब्रीज और एक होता है सी ब्रीज। मान लीजिए ये सी है, ये क्या है, लैंड है, ज़मीन।
तो यहाँ कहीं लैंड होगा, यहाँ कहीं सी होगा, है ना। ये सारे समुद्र का पानी है, ये कुछ लैंड का एरिया है ना बच्चों। अब क्या होता है बच्चों, दिन में जब सन की इस पर क्या पड़ती है, सन की रेस पड़ती है, तो इस पर भी पड़ेगी, सारी जगह पड़ेगी, यहाँ भी पड़ेगी, है ना बच्चों। तो लैंड एरिया पे भी पड़ रही है और सी एरिया पे भी पड़ रही है ना। तो सी वाला जो वाटर होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है बच्चों। और ये क्या करता है, यहाँ पे हीट जब लगातार पड़ती है तो यहाँ पे अर्थ भी एब्जॉर्ब करता है। अर्थ बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है हीट को और बहुत जल्दी रेडिएट करता है। सी जो होता है बहुत धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ क्या हुआ, तुरंत अर्थ ने एब्जॉर्ब किया और एमिट कर दिया, यानी रिफ्लेक्ट कर दिया एक तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर जो होगी यहाँ पे प्रेजेंट होगी ना, बहुत सारी एयर प्रेजेंट होगी लैंड के ऊपर, तो काफ़ी एयर होती है ना। अब ये क्या करेगी बच्चों, यहाँ से हीट पा करके ऊपर की तरफ भागेगी, है ना। एयर को हीट मिल गई तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, समझना बच्चों। तो ये क्या हो गया, हल्की हो गई तो ऊपर की तरफ भागेगी। तो यहाँ पे एयर की जो मतलब मात्रा है वो कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, है ना। तो गर्मी के समय में आप लोग को थोड़ा सा कभी कभी सफोकेशन भी होने लगता होगा। वो क्यों होता है बच्चों, मान लीजिए गर्म है ना मिट्टी, तो वहाँ से जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो मतलब ज़्यादातर ऊपर चली गई ना, कम ही मात्रा में बची है, तो आप लोग को थोड़ा सा सफोकेशन फील हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। और सी में क्या होगा, अच्छा बच्चों यहाँ से एयर चली गई तो क्या होगा बच्चों, सी से यहाँ पे तो एयर ठंडी होगी थोड़ी, यहाँ पे एयर जो होगी वो ठंडी होगी सी साइज पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हीट उतनी रेडिएट नहीं हो पा रही, यहाँ आ तो रही है लेकिन जो सी है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में एयर ठंडी होगी। तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लो प्रेशर हो गया क्योंकि एयर ऊपर चले गए, और यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। अब एयर कहाँ से मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और हवाएं ठंडी ठंडी हमको लगती है समुद्र के किनारे खड़े होने पर, है ना बच्चों। चलिए अच्छा एक चीज़ और, इतनी बात अगर समझ गए, इसी को सी ब्रीजिंग कहते हैं। चलिए अब क्या होगा, मान लीजिए रात हो गई तो हम बताएं ना कि जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो रात में ये पूरी ठंडी हो जाएगी और ये अभी भी गर्म है। इसके मुकाबले सी ने जो एब्जॉर्ब किया है हीट, बहुत देर तक एब्जॉर्ब किया ना, तो अभी भी ये हीट है ना। जब रात होगी तो ये गर्म होगा और ये ठंडा हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ के जो मॉलिक्यूल होंगे वो स्केप करना चलेंगे, ऊपर जाने चाहेंगे, और यहाँ पे जो है वो कंडेंस होना चाहेंगे, मतलब ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे एयर की मात्रा। तो रात में लैंड की तरफ से सी की तरफ क्या होता है कि हवाएं बहेंगी, है ना। क्यों बहेंगी, क्योंकि यहाँ पे तो हाई प्रेशर हो गया रात में और यहाँ लो प्रेशर हो गया, तो ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या बहती है, विंड, ठीक है बच्चों। ये अलग से कॉन्सेप्ट बताएं, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, आप लोग को जानना ज़रूरी था, ठीक है। चलिए यही काम करता है जो प्रिंसिपल ये मैंने बताया ना, इसी चीज़ पे बेस पे काम करता है हमारा फ्रीज में क्या होता है बच्चों, हम लोग फ्रीजर रेफ्रिजरेटर को कहाँ लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं, नीचे नहीं लगाते हैं। क्या होता है बच्चों, लेकिन नीचे का भी चीज़ ठंडा रहता है, ऊपर का भी ठंडा रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब गैसेस ठंडी होती हैं तो नीचे की तरफ जाती हैं, है ना। मान लीजिए फ्रीजर ऊपर है तो गैस वहाँ ठंडी हुई तो ठंडी होकर के नीचे जाएगी। अब वहाँ पे मैंने नीचे अगर सब्जी वब्जी रखी है या कुछ रखा है वो भी ठंडा होगा, और जो फ्रीजर में रखा है सामान वो भी ठंडा होगा। मान लीजिए हमने नीचे रखा होता रेफ्रिजरेटर को, मतलब जो उसका ठंडा करने वाला पार्ट है उसको नीचे लगाते हैं फ्रिज में, तो क्या होता है बच्चों, जो ठंडी गैसेज होती है वो नीचे ही रह जाती है। इसका मतलब जो ऊपर हम सामान रखते हैं वो उतने अच्छे से ठंडा नहीं हो पाता। तो आप लोग को इसका भी मतलब समझ में आ गया होगा कि फ्रीज़र में फ्रीज जो होती है हमारे पास, उसमें फ्रीजर ऊपर क्यों सेट होता है, नीचे क्यों नहीं होता है, ठीक है बच्चों। चलिए एक्स्ट्रा नॉलेज लेते चलिए बच्चों, कोई बात नहीं है कि 9th से आप यहाँ से हट करके कुछ पढ़ ले रहे हैं, कोई बात नहीं, ये चीज़ें जो है समझ में आएगी तो बहुत अच्छा है। विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी समझ गए, ह्यूमिडिटी कैसे बढ़ती है, किस चीज़ पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, इसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में ज़्यादा प्रेजेंट है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में कम प्रेजेंट है तो ह्यूमिडिटी कम है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो हमारा इवेपोरेशन कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। सारी चीज़ें हमने समझा दी, फिर उसको हमने बॉडी के टेम्परेचर मतलब स्वेटिंग से भी समझा दिया कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ जाएगा अगर स्वेटिंग हमारा इवेपोरेट ना हो आसानी से, तो और हम लोग डिस्कम्फर्ट फील करने लगेंगे, है ना। और कंफर्ट कब फील करेंगे, जब ह्यूमिडिटी कम होगी,
और आसानी से हमारे जो स्वेट बन रहे हैं वो इवेपरेट होने स्टार्ट कर दें। इतनी बातें आप लोग को अच्छे समझ में आ गई होंगी बच्चों। चलिए विंड स्पीड देख लेते हैं। द रेट ऑफ इवेपरेशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग विंड स्पीड। जो इवेपरेशन होता है वो बढ़ जाता है ना। जैसे आप कुछ कपड़े को, गीले कपड़े को लाइए, मान लीजिए आपने किसी कपड़े को धोया, अब वो क्या है, थोड़ा सा सूखा, अब आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको कहीं जाना है पार्टी में, तो आपके पास 1 घंटे टाइम है बस, तो अब 1 घंटे में वो गीला कपड़ा सूखेगा नहीं ना। आप उसको क्या करिए, स्टैंड वाला जो फ़ैन होता है उसमें सेट ऐसा कर दीजिए कि उसके पास से पूरे कपड़े में से एयर पास करे। अब देखेंगे आप कि जो कपड़ा हमको 2 से 3 घंटे में सूखना चाहिए वो तो 1 घंटे में सूख गया और काफ़ी ड्राई हो गया। ऐसा क्यों हो जाता है बच्चों? क्योंकि विंड उस पर जब स्पीड से पड़ेगी ना तो उसके वाटर जो वेट होगा जो कपड़ा, उसका इवेपोरेशन वाटर का ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो विंड स्पीड बढ़ने से क्या होता है, इवेपोरेशन इंक्रीज़ कर जाता है। व्हेन द स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। ठीक है, बात समझ में आ गया। वाटर वेपर क्या हो जाते हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो वेपर के फॉर्म में विंड के साथ बह जाएंगे या दूर चले जाएंगे। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन सराउंडिंग दिस। अब देखो क्या होता है बच्चों, मान लीजिए ऐसे समझिए, मान लीजिए वाटर वेपर H2O के फॉर्म में पूरे सराउंडिंग में फैले हुए थे, बहुत ज़्यादा थे, यहाँ भी था, यहाँ भी था, हर तरफ वाटर वेपर ही वाटर वेपर था, है ना बच्चों। अब क्या होगा, इवेपोरेशन एक्चुअल में कैसे हो जाता है ज़्यादा विंड स्पीड से, वो देखिए। एक तो हमने वो बताया आपको कि विंड स्पीड जो है हिट करेगी क्लोथ्स पे, वेट क्लोथ्स पे, तो वो जल्दी इवेपोरेट होगा। मान लीजिए एयर में जो वाटर वेपर है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और आपने क्या कर दी, विंड कहीं से चला दी, है ना, या पंखे के स्रोत से, या हवा चलने लगी नेचुरली, तो क्या होगा बच्चों, ये वाटर वेपर जो है वो इसी हवा के साथ आगे बढ़ जाएंगे, यानी यहाँ पे ह्यूमिडिटी हो जाएगी कम, अब इवेपोरेशन हो जाएगा ज़्यादा। तो विंड चलने से इवेपोरेशन कैसे ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है, ये आप लोग समझ चुके हो। तो जब भी ब्लोइंग ऑफ विंड होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी घट जाएगी। दिस इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अब विंड चलेगी तो वहाँ से जो ह्यूमिडिटी है वो कम होगी और क्या हो जाएगा बच्चों, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। कब इंक्रीज़ करेगा, जब विंड हमारी तेज़ी से बहेगी, तो ज़्यादा तेज़ी से हमारा इवेपोरेशन होगा। द वॉश्ड वेद क्लोथ्स ड्राई मोर क्विकली ऑन अ विंडी डे बिकॉज इवेपोरेशन इज़ फास्टर ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द विंड। समझ गए बच्चों कि हमारा जो है, जो क्लोथ होता है, वेट क्लोथ, वो जल्दी सूख जाता है, जो धुला हुआ गीला कपड़ा है वो जल्दी सूख जाएगा जब हमारी हवा ज़्यादा तेज़ी से बह रही हो तो, ठीक है ना। छत पे भी अगर आप रखेंगे कपड़े को और धूप भी है और अच्छा खासा हवा भी बह रही है तो आप देखेंगे कपड़े आपके जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। एक धूप फैक्टर तो होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन तो बढ़ता है, वो तो फैक्टर हो ही गया, लेकिन साथ ही साथ हवा भी चल रही तो वो डबल फैक्टर काम करेगा और वो और जल्दी सूखेगा कपड़ा, ठीक है बच्चों। अब टाइम तो ज़्यादा हो गया, नहीं तो मैं और भी पढ़ा देता, थोड़ा सा बस रह गया बच्चों, 15 मिनट का कॉन्सेप्ट और रह गया है, मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। अब आपका बस कूलिंग कॉज्ड बाई इवेपोरेशन देखना है, सेकंड टू शो द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर ये देखना है, और 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, एक प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बाद हम लोग बच्चों कहाँ चल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर पे मूव कर जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये 2-3 टॉपिक जो है वो 15-20 मिनट, 20 मिनट लगेगा मैक्सिमम समझाने में आप लोगों को, मैक्सिमम 25 मिनट, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर पे मूव कर जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहिए बच्चों। मैंने पहले भी कहा है, लॉकडाउन को छुट्टी मत समझिए, इस प्लेटफॉर्म का पूरा फ़ायदा उठाइए, और कोई भी दिक्कत होती है बच्चों, अब कभी कभी रीडिंग में होता है, हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बच्चों लगातार 3-4 लेक्चर जो है बनाना, उसके बाद ऐसा होता है ना बच्चों कि माइंड भी उतना फ्री नहीं हो पाता है, तो कभी कभी पढ़ने में कुछ चीज़, मैं इतने रात में बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है ना बच्चों, एक तो नींद लग रही है ऊपर से कभी कभी पढ़ने में कुछ चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होती, तो रीडिंग का आप लोग ये बात नहीं कहेंगे कि सर कभी कभी रीडिंग फंसती है, कभी कभी फंसती है, उतना एडजस्ट कर लीजिए ना बच्चों, आप लोग साइंटिस्ट माइंड वाले हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि जो है
सब चीज़ सर ही कर दें। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा लीजिए करिए। आप वीडियो को पॉज करिए, वो चीज़ पढ़ लीजिए, ठीक है ना, खुद से रीड कर लीजिए, तो मेरे ऊपर बर्डन भी कम आ जाएगा है ना। वैसे मैं बर्डन पूरा लूँगा बच्चों, लाइन बाय लाइन समझाने का मज़ा ही अलग है, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पे आप भी लोग थोड़ा सा पढ़ लिया करिए। जहाँ पे मैं थोड़ा सा रीडिंग जल्दी कर दूँ तो रोक करके 1 सेकंड 2 सेकंड आप लोग जितना भी लगता है 5 सेकंड 1 लाइन 2 लाइन पढ़ लिया करिए, खुद से हो जाएगा काम, बन जाएगा आप लोगों का भी, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना बच्चों। तो लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए इस प्लेटफॉर्म का। मैं पूरे कोर्स को इस तरीके से पढ़ाऊँगा आप लोगों को, है ना। और हो सकता है जल्दी हम लोग अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, तो आप लोगों को लाइव भी दिखें। तो उसके लिए अभी वर्क कर रहे हैं कि जितनी अच्छी सुविधा आप लोगों को दी जा सके। तो फ़िलहाल के लिए अभी जो हमारे पास है इस लॉकडाउन में जो सुविधा है वही है, ठीक है ना। हम लोग कोशिश में पूरी लगे हुए हैं बच्चों कि आप लोगों को कम से कम अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जा सके। तो जैसे जैसे आगे बढ़ा जाएगा देखा जाएगा कि क्या कर सकते हैं और आप लोग के लिए इम्प्रूव क्या किया जा सकता है, उस तरीके से किया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि जब भी मैं जो भी प्लेटफॉर्म आऊँगा वहाँ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ज़रूर होगा ठीक है ना बच्चों। अगर मैं आपके सामने भी आता हूँ, बोर्ड पर भी आता हूँ या किसी भी तरह के स्मार्ट बोर्ड पर भी आता हूँ तो आप लोगों के पास क्या रहे, ये सारी लाइनें पढ़ ही रहे। अलग से जो एक्सप्लेन करूँगा वो तो रह ही रहे, लेकिन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोग जितने भी चैप्टर पढ़ें उसका ज़रूर पढ़ें, सेल्फ पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का मज़ा अलग होता है बच्चों। कंप्लीट डेप्थ मिल जाती है किसी भी चैप्टर की, ठीक है ना बच्चों। कि कोई भी बुक लीजिए आप मुझसे क्वेश्चन करिए, कोई भी बुक उठाइए और जो ना समझ में आए तो आप लोग तुरंत लिखिए सर ये समझ में नहीं आया, कुछ भी पूछिए आप। इवन आपको 9th का नहीं समझ में आ रहा 9th का पूछिए। आपको आगे का भी, अगर कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि कोई 9th के साथ साथ 10th भी तैयार करता है, ठीक है ना बच्चों। किसी किसी बच्चों को इतनी ज़्यादा जिज्ञासा होती है, मैंने देखा है कि 9th में रह के वो 11th का पढ़ रहा है, तो वो भी बच्चे अच्छे हैं। अगर आप लोग 9th का 10th का 11th का 12th का कुछ भी पूछना चाहें बच्चों तो आप लोग फ्री हैं, है ना। आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप टाइप करिए सर ये क्या चीज़ होती है। तो अगर जो बच्चे ऐसे भी हों जो पढ़ रहे हों आगे का, तो वो भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उनको भी रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना बच्चों। तो पढ़ाई करते रहिए और जितना सपोर्ट मेरी तरफ से हो लीजिए, और किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लीजिए सर स्कूल कब खुलेगा, ये क्या है वो क्या है, कोचिंग नहीं खुल रही है, स्कूल नहीं खुल रही है, ठीक है बच्चों। 100% तो स्कूल वाली फीलिंग मैंने पहले भी बोला है कि फ़िज़िकल क्लास की फीलिंग कभी भी नहीं आ सकती है 100%। सबसे बेस्ट क्लास होती है बच्चों फ़िज़िकल क्लास। उसमें क्या होता है बच्चों के मन में तुरंत डाउट आया तुरंत पूछ लिया। अब यहाँ पे क्या है, तुरंत नहीं पूछ सकते आप चीज़, उस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, है ना बच्चों, कि बाद में सर से मैं टाइप करके पूछूंगा। तो फिज़िकल क्लास में थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है बच्चों कि कोचिंग में आप लाइव बैठे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं टीचर से, तो ये फ़ायदा तो रहेगा कि आपके डाउट्स क्लियर तुरंत हो जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। और मेरी तरफ से जितना भी मैक्सिमम होगा मैं बच्चों आगे करूँगा। आप लोग लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट अपना बना के रखेंगे। 9th से ही आप लोगों की फाउंडेशन क्लास स्टार्ट होनी चाहिए। 9th में पढ़ेंगे अच्छे से, 10th में पढ़ेंगे, फिर 11th से आप लोग का रियल में स्टडी स्टार्ट होती है ना। 9th 10th में हम लोग बेसिक सीखते हैं, उसके बाद 11th और 12th से रियल में स्टडी आप लोग की स्टार्ट होगी जम के, है ना। उसमें बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं हर चीज़, है ना। फिर आप लोग 11th 12th का ही आगे भी काम आएगा। मतलब जो अभी पढ़ रहे हैं वो आपको पूरी लाइफ जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे, केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, वो हमेशा काम आता रहेगा। ये मत सोचिए कि ये छोटी सी चीज़ है, अभी सर 9th का जो है आगे क्या काम आएगा, बच्चों आएगा। आप मेरी बात को एकदम दिमाग में रखिए, माइंड में इसको स्टोर कर लीजिए कि जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो हर हाल में आगे भी आपके काम आएगा। जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना बच्चों, उसको आगे चल करके बहुत दिक्कत होती है। आपका जो प्रेजेंट होता है वो आपके पास्ट पर डिपेंड करता है। आप प्रेजेंट में अच्छा कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपने पास्ट में बहुत मेहनत की है। इसलिए जब 4 साल बाद आप अच्छे से अभी से पढ़े रहेंगे तो आप 4 साल बाद ये फील कर पाएंगे कि हमने पास्ट में इतनी मेहनत की है, इसलिए आज की डेट में हम जब 12th में हैं तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, A to Z हर कुछ समझ में आ रहा है। मैं हर तरह के क्वेश्चन लगाने में एबल हूँ क्योंकि मैंने पिछला सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो सारे पिछले पर डिपेंडेंट होता है अगली क्लास, है ना बच्चों। तो ये सब बहुत लेंदी कर दिया मैंने बोल के आप लोग लेकिन ये सब ज़रूरी भी है बच्चों। थोड़ा थोड़ा आप लोग को अगर मैं इस तरीके से मोटिवेट नहीं करता रहूँगा तो कई बच्चे क्या होते हैं ना कि थोड़ा सा बोर भी होने लगते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा मोटिवेशनल चीज़ें होनी चाहिए हल्के फुल्के। अब बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल ही ना बोलने लगिए कि पूरा का पूरा टाइम उसी में दे रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। आप लोगों को जितनी भी हेल्प चाहिए मुझसे, जिस भी तरह की, केमिस्ट्री में आप कहीं से भी कुछ भी पूछिए बच्चों, आप लोगों को आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहिए, किसी तरह का स्ट्रेस मत लीजिए। धन्यवाद।